In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, we are going to start Unit 10. Remember, this is Unit 10 from Step Scheme of Studies, not from the UHS numbering of the units. So, the first part of this unit, the topics that we will cover in this first part are, first of all, we will cover energy of the photons. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स assumption जो थी about the black body radiation spectrum और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं. Then we will discuss photoelectric effect. Then finally we will discuss de Broglie wave particle duality. हमारे पास टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम अचीव हुआ था, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकी थी. तो उसको सक्सेसफुली फिर एक्सप्लेन किया था प्लांक ने. हमारे पास इसको डिस्कस कर लेते हैं प्लांक्स की अजम्पशन क्या थी और उसने क्या क्या फिर फाइनल रिजल्ट्स बनाए. फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, जिसको प्लांक ने नाम दिया था क्वांटास का. तो उसने कहा था एनर्जी जो है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट्स, जिनको उसने क्वांटास बोला था, रादर देन एज अ कॉन्टिन्यूअस वेव. सेकेंडली उसने बोला था इज क्वांटा पोजेसिस अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ एंड अ पर्टिकुलर एनर्जी. जिस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो रिलेशन था दैट वाज E इज इक्वल्स टू एच एफ, ये प्लांक ने रिलेशन दिया था. और यहां से हमारे पास एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था. एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, प्रीवियसली जो हमने फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, उस फॉर्मूला में ये E एनर्जी नहीं थी, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थी. लेकिन यहाँ पे ये वाला E जो है इट इज एनर्जी. और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू की अगर बात की जाए इट इज 6.63 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. यहाँ पे ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू. और सेकंड पॉइंट, अगर प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में एमसीक्यू वाइज देखा जाए तो याद रखिएगा प्लांक्स कांस्टेंट है सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया था प्लांक्स का आइडिया और उसने पोस्टुलेट किया था दैट टाइनी पार्टिकल्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रेडिएशन एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. ही नेम्ड द क्वांटास एज फोटोन. और उसने फर्दर अपनी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर वाली इक्वेशन, एनर्जी मैच इंटर कन्वर्जन वाली इक्वेशन से जो है वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम को यूं रिलेट किया था. E वॉज इक्वल्स टू, ये हमारे पास रिलेशन था, E वॉज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर. इसमें हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एम सी मल्टीप्लाइड बाई सी. ये मैस और स्पीड की प्रोडक्ट बन जाएगी मोमेंटम, तो एनर्जी बराबर आ जाएगी मोमेंटम इंटू सी. यहाँ से हमारे पास एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ आ गया. इसी में अगर हम E इज इक्वल्स टू, हम इसको एक्सप्रेस फर्दर करें तो हमारे पास E आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा. यहाँ पे हमारे पास एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बन गया. सिमिलरली मोमेंटम का रिलेशन अगर हम यूज करके ये वाला एच ओवर लैम्डा, मोमेंटम का रिलेशन विद वेवलेंथ देखें वो भी आ गया. तो इन शॉर्ट हमारे पास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और हमारे पास ये सारी चीजें वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है चंद एक शॉर्टकट्स हैं जो हम याद करेंगे अगर हमें न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम दे दे. E इज इक्वल्स टू एच एफ वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, हमारे पास P इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, वो शॉर्टकट्स देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में पूछा हो वैल्यू ऑफ एनर्जी और हमें सिर्फ प्रोवाइड कर दी जाए वेवलेंथ ऑफ द फोटोन या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन प्रोवाइड कर दी जाए और हमें पूछा जाए उसकी एनर्जी क्या है, और ऑप्शंस के अंदर जो यूनिट्स एनर्जी के हों वो यूनिट्स हमारे पास हों जूल, तो स्टूडेंट्स उसका शॉर्टकट क्या है? उसका शॉर्टकट यहाँ पे बेसिकली ये एच सी की वैल्यू पुट करके ही उसको कैलकुलेट किया गया है. एच सी की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको वेरीफाई भी करिएगा लाजमी, उसकी वैल्यू आएगी 1.98 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 25. इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 25 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब जो भी स्टेटमेंट में लैम्डा की वैल्यू दी होगी हमने सिर्फ वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है. लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट, अगर मोमेंटम देखा जाए, मोमेंटम चूंकि एच ओवर लैम्डा होता है, इसको फर्दर हम एच एफ ओवर सी भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे एच और सी की अगर वैल्यू पुट कर ली जाए, यहाँ पे एच और सी की वैल्यू पुट कर ली जाए तो दोनों की रेशो से हमारे पास जो
नंबर बनता है, जो मल्टीप्लायर बनता है, उसकी वैल्यू ये है। इसको अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंटम आ जाया करेगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दे दे और हमें पूछे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर वेवलेंथ की वैल्यू दी हो और एनर्जी पूछी हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हमें एनर्जी का जो आंसर पूछा गया है वो जूल वाले यूनिट में नहीं है, बल्कि सारी ऑप्शंस के अंदर एनर्जी मौजूद है, उसका आंसर मौजूद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करेंगे, वही वाला एच सी ओवर लैम्डा वाला रिलेशन यूज करेंगे। सिर्फ उसमें फर्क क्या आएगा, एच सी ओवर लैम्डा में बटे में हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब ये वाली सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या यूनिट्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से एच सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिलेशन बनता है, एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। सिंपली हमने क्या करना है, इस वाले नंबर को 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इसको डिवाइड करना है लैम्डा के साथ। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू दी गई है उस लैम्डा की वैल्यू को पुट करें, ऑटोमेटिकली हमारे पास 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 को डिवाइड करें लैम्डा से, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन डोमिनेट करती है, ये भी एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। पार्टिकल नेचर स्टूडेंट्स तब डोमिनेट करती है जब एनर्जी जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब हो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी एनर्जी हो तभी पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी। मतलब है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर करीब करीब एनर्जी है फोटोन की, तो वो उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल गैमा रेज की बात कर लेते हैं, उनकी एनर्जी इसी एनर्जी वैल्यू के करीब करीब होती है, तो उसकी हम कहेंगे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है आमतौर पे। नेक्स्ट हमारे पास अगर वेव नेचर की बात की जाए तो वेव नेचर डोमिनेट करती है जब एनर्जी जो है वो क्लोज टू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब हो। और ये वाली एनर्जी में हमारे पास जो रेडिएशंस मौजूद हैं वो रेडिएशंस रेडियो वेव्स वाली हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर 10⁻⁻10 के करीब हमारे पास एनर्जी है तो उसके करस्पॉन्डिंग। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम है। इस रेडिएशन स्पेक्ट्रम में हमने ये जो रीजन्स हैं गैमा रेज, एक्स रेज, इनकी तरतीब याद करनी है। इसमें लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हुए देखें तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, मोमेंटम डिक्रीज करेगा, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज करेगी। और वाइस वर्सा वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम इंक्रीज करेंगे। अब इस स्पेक्ट्रम में वैल्यूज याद नहीं करनी, सिंपली इनकी जो है सीक्वेंस याद करना है। और इस सीक्वेंस से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, हमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसमें हमें हर ऑप्शन में कोई 3 रीजन्स मेंशन किए होंगे। तो हमें एमसीक्यू इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग मोमेंटम का, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम ये सीक्वेंस याद करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली विजिबल रीजन की बात की जाए तो विजिबल रीजन की स्टूडेंट्स आप स्टैट्स याद करेंगे। विजिबल रीजन की वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जाए तो वो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स से लेके 4.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स तक है। और सिमिलरली अगर एनर्जी रेंज की बात की जाए तो एनर्जी रेंज मिनिमम हमारे पास 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास वो 7 कलर्स हैं जिनको हम वीब गॉयर से लिखते हैं। इसमें हमारे पास रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ये 700 नैनोमीटर रेड वाले कलर को एसोसिएट करेगा, लिंक करेगा। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है। सिमिलरली अगर एनर्जी की बात की जाए तो रेड कलर की वेवलेंथ चुके मैक्सिमम, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। और अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें, इसकी वेवलेंथ चुके मिनिमम है तो इसकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शंस इस वाले एमसीक्यू में देखें, सारी की सारी ऑप्शंस हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में। तो हमने जो शॉर्टकट बनाया था प्रीवियसली कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछी जाए तो हमारे पास एनर्जी बनेगी 1.24, ये वाला रिलेशन 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और साथ में यूनिट्स एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। तो अगर इस वाले रिलेशन को यूज किया जाए, एनर्जी हमारे पास है 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू।
वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1240। 1240 को मैं लिख सकता हूं 1.24 इंटू 10⁻³ तो चूंकि इस वैल्यू के साथ नैनोमीटर भी लिखा हुआ है तो नैनो की जगह पे हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁹। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 1.24 और 1.24 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 10 टू रेज पावर्स को अगर सिंप्लीफाई किया जाए ये दोनों मिलके बना देंगी 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इट विल बी अल्फा विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज। अब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने बताना है मोमेंटम की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम वाला जो शॉर्टकट था जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी होती थी वो हमारे पास था मोमेंटम इज इक्वल्स टू दिस रिलेशन 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻42 इंटू फ्रीक्वेंसी। इस रिलेशन में सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻20 पुट करें तो 10⁻20 और 10⁻42 दोनों सिंप्लीफाई होके जो आंसर बनाएंगी दैट विल बी 2.2 इंटू 10⁻22। अगेन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। अब इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन में हम पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटॉन्स डिस्कस करते हैं और पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड हमारे पास 3 फिनोमिना हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एनर्जी कंडीशन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ द फोटोन अगर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो जो प्रोसेस डोमिनेटली होगा वो प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में हो तो हमारे पास जो प्रोसेस ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। नेक्स्ट अगर एनर्जी हमारे पास 1.02 से ग्रेटर या उसके इक्वल हो तो प्रोसेस जो डोमिनेटली होगा दैट विल बी पेयर प्रोडक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज emission of the electron by a metal when it is exposed to photons of suitable frequency। तो यहाँ पे जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी हमें जरूरी होती है इसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली हम बाद में जाके टर्म डिफाइन करेंगे वर्क फंक्शन। वो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा और सिमिलरली उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फर्दर जो है फ्लो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए, फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इट इज on the basis of quantum theory rather than electromagnetic wave theory। थर्ड वन इज हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की या फोटॉन्स की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं। लेट्स सी ये मेरे पास एक फोटो सेल है, इस फोटो सेल के अंदर मेरे पास ये वाला जो कर्वी इलेक्ट्रोड है दिस इज द कैथोड और यहाँ पे ये जो डॉट लाइक जो कि प्रैक्टिकली एक सिलेंड्रिकल रॉड लाइक इलेक्ट्रोड होता है विच इज एनोड, इनको मैंने सर्किट में यूं कनेक्ट किया कि एनोड जो है वो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड जो है वो लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। अब जब इस वाले फोटो सेल के ऊपर, इट इज नॉट फोटो डायोड इट इज फोटो सेल, इस वाले फोटो सेल के ऊपर फोटोन ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी तो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया जाता है और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के रिगार्डिंग याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो रीजन ज्यादा सूटेबली देता है दैट इज यूवी रीजन। इसके अलावा विजिबल रीजन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, इंफ्रारेड भी देता है, लेकिन ज्यादा सूटेबली जो रीजन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काउंट होता है दैट इज यूवी रीजन। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जाए जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से कम अगर फोटोन हमारे पास इंसिडेंट करें कैथोड पे तो कोई इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट आता है जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन ये वाला याद करेंगे हम। इस वाले रिलेशन से रिलेटेड हमें एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है अगर डबल कर दी जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइक दैट। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाए, हमसे पूछा जा सकता है व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई की वैल्यू, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम उसकी डेफिनेशन हाफ एम वी स्क्वेयर पुट कर दें तो हाफ एम वी स्क्वेयर, चूंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी मेरे पास, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर पुट करके अगर v की वैल्यू निकालें तो v का रिलेशन भी हमने याद करना है, इट इज स्क्वेयर रूट वी नॉट ई ओवर एम। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स देखना चाहें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसी प्रोपोर्शन से चेंज होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे या कम होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हैं उनके बारे में याद रखिएगा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू अगर बढ़ाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहते हैं। तो ये वाले ग्राफ से हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो डिफरेंट इंटेंसिटीज वाले हम फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं किसी कैथोड के ऊपर, I2 की वैल्यू अगर I1 से ग्रेटर एज्यूम कर ली जाए तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस वाली पॉजिटिव वाली साइड पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा I2 वाली इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ द इंटेंसिटी I1। लेकिन अगर हम इस वाली नेगेटिव साइड पे देखें तो दोनों केसेस में हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेंगे फोटोन की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इन तीनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ेगी। इस वाले ग्राफ से हम देख सकते हैं F2 फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 से ज़्यादा है, तो F2 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इस वाली साइड पे देखें तो चाहे फ्रीक्वेंसी F2 है चाहे F1 है, दोनों फोटॉन्स की चूंकि इंटेंसिटी हमने सेम एज्यूम की हुई है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक दैट करंट इज सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ग्राफ भी हम याद रखेंगे, अगर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वो पूछ ले तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सारों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, उनमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी काइनेटिक दैट विल बी नेम्ड एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एमिशन अकर्स, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में भी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, द इंटेंसिटी ओनली डिटरमिन्स देयर नंबर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक और ग्राफ, ये भी याद रखिएगा, इट इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड द फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट होता है, तो ग्राफ हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो याद रखिएगा, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है,
ये भी एमसीक्यू में ग्राफ दे के यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मेंशन करके पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएं। सिमिलरली इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है, मतलब जिस पॉइंट पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा, याद रखिएगा वो पॉइंट जो है हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू, फाई यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन है, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है। और अगर इस ग्राफ की स्लोप की बात की जाए तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट विल बी डेल्टा ऑफ वाई वेरिएबल, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ एक्स वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशो लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं क्विकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बोला था कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है माइनस द वर्क फंक्शन, दिस वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी जो मेटल जो है वो एब्जॉर्ब करेगी वाइल एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब आसान अल्फाज में जो इलेक्ट्रॉन एमिट करवाने के लिए जो मेटल ने टैक्स वसूल करना है, ये वो वाली एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा ये बन जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इसी रिलेशन में हम एनर्जी को एच एफ की फॉर्म में एक्सप्रेस करके इस वाली फॉर्म में भी याद करेंगे, इसको इस फॉर्म में भी याद किया जा सकता है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम वी नॉट ई भी पुट करके इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू में कोई डाटा दे दिया जाए तो जिस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें सूटेबल डाटा मिलेगा हम उसके करस्पॉन्डिंग जो अननोन पैरामीटर होगा वो मालूम कर लेंगे। तो इस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू एफ नॉट के बराबर हो, मतलब इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो याद रखिएगा इस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट जरूर होते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी जीरो होगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो मतलब कहने का जब फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट जरूर होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विद एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ द फोटोन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया हमने। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन अगर वर्क फंक्शन से देखा जाए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से देखा जाए तो वो क्या है, इनवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर फाई की वैल्यू, जो कि फाई क्या है यहाँ पे वर्क फंक्शन है, और इस वर्क फंक्शन की वैल्यू देखी जाए ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड ऑन द मेटल ऑफ द कैथोड। एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो फोटो सेल के अंदर जब हम प्रैक्टिकली कैथोड की मेटल डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा सोडियम और पोटाशियम को एज अ कैथोड यूज करेंगे, तो ये वाले कैथोड्स जो हैं वो रेडिएशंस की एमिशन इंफ्रारेड रीजन के लिए दे देते हैं। अगर हम बात करें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की, तो ये वाला हमारे पास सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर सोडियम और पोटाशियम विजिबल रीजन के लिए देते हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर जो है वो इंफ्रारेड रीजन के लिए देता है, और सम अदर मेटल्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना देंगी। अब क्विकली चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स, हमारे पास जो मेटल प्लेट्स हैं वो सिमिलर हैं। टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स सच दैट वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। तो स्टूडेंट एक रेडिएशन रेड है हमारे पास, दूसरी क्या है, ब्लू है। वी नो दैट कि रेड की एनर्जी कम होती है, ब्लू की एनर्जी ज्यादा होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज फॉर ब्लू एंड विच वन इज फॉर रेड रिस्पेक्टिवली इफ दे हैव सेम इंटेंसिटीज, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब पूछ रहा है इनमें से ए वाली और बी वाली जो कर्व्स हैं हमारे पास, इनमें कौन सी रेड के लिए है कौन सी ब्लू के लिए है। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास रेड की एनर्जी कम होती है तो वो वाली कर्व जिस कर्व में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो वाली जो कर्व होगी दैट विल बी फॉर रेड। इसका मतलब है बी वाली जो कर्व होगी ये रेड के लिए होगी, क्योंकि रेड की एनर्जी कम, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता है।
तो इसका मतलब है हमारे पास फिर बी वाली जो कर्व होगी इट विल बी फॉर रेड, और ए वाली कर्व में चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो ए वाली कर्व जो है ये किसकी होगी, इट विल बी फॉर ब्लू। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हु गॉट नोबेल प्राइज ऑन विच थियरी ऑन एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी जो है वो याद रखिएगा हर्ट्स ने की थी, और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर बात की जाए एक्सप्लेनेशन तो आइंस्टाइन ने की थी, और किस बेसिस पे की थी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था। ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन होती है विद सम एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ मेटल प्लेट ए इवन अल्ट्रावायलेट रेज फेल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज ड्यू टू द रीजन। अब अगर अल्ट्रावायलेट रेज भी फेल हो जाती हैं ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए, तो हमारे पास इसकी वजह क्या हो सकती है। अल्फा ऑप्शन इज वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द यूवी फोटोन। दिस इज करेक्ट। अगर वर्क फंक्शन यूवी फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगा तो एमिशन नहीं हो सकेगी। सेकेंड इज इंटेंसिटी ऑफ यूवी, दिस इज रॉन्ग। थर्ड वन इज वर्क फंक्शन इज लेस देन, अगर लेस होगा तो फिर तो फोटो एमिशन लाजमी होगी। एंड फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी फोटोन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसा भी होगा फिर भी एमिशन होगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ओनली इज अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एफ मस्ट बी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तो फोटो एमिशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टू रेज फॉल ऑन टू सिमिलर मेटल प्लेट्स सच दैट वन इज रेड। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टूडेंट्स रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था 1924 में दैट पार्टिकल्स पोजेसिस वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं कि फोटॉन्स के पास पार्टिकल नेचर होती है, फोटॉन्स के पास पार्टिकल नेचर से रिलेटेड हम फिनोमिना डिस्कस करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं, कॉम्पटन्स इफेक्ट एंड देन डिस्कस करते हैं पेयर प्रोडक्शन। डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था कि हमारे पास जस्ट लाइक फोटॉन्स या वेव्स जो हैं वो बिहेव करती हैं लाइक पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स भी फिर बिहेव करते हैं लाइक वेव्स। अब डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ दी थी पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड थी, उसका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। पी यहाँ पे क्या था, मोमेंटम था मूविंग पार्टिकल्स का, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एच ओवर एम वी। अब इस वाले जो हमारे पास फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ लैम्डा, जबकि हमें मैस ऑफ द पार्टिकल प्रोवाइड कर दिया जाए और साथ में उसकी स्पीड प्रोवाइड कर दी जाए। तो स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, और हमारे पास यहाँ पे v जो है दैट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो भी गिवन है। और सेकेंडली अगर बात की जाए m की, तो m इज द मैस ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे ये बेसिकली बुक वाली एग्जांपल ही है जिसमें उसने 20 ग्राम की बुलेट जो है उसको इतनी स्पीड से ट्रेवल करवा के उसका लैम्डा एसोसिएटेड जो है वो कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम जो है वो मैस की वैल्यू पुट करेंगे किलोग्राम के अंदर, चूंकि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करनी है तो इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे क्विकली। तो ये हमारे पास बनेगा 20 इंटू 10 टू रेज पावर -3 किलोग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट्स -3 आएगा इंस्टेड ऑफ +3, ये -3 है। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 टू रेज पावर -34। अब ये वाली वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है ये एक बुलेट के लिए है जिसका मैस जो है वो 20 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स वी कैन एनालाइज कि ये वैल्यू जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, -34 वाले 10 की पावर में मौजूद है। इतनी वैल्यूज की वेवलेंथ जो है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि फिर हम कहते हैं कि जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेव नेचर होती है वो डोमिनेट नहीं करती और ना ही वो हमें रियल लाइफ में नजर आती है। लेकिन अगर यही लैम्डा हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं इतनी स्पीड पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा आता है, ये भी बुक की एग्जांपल है, इट इज 7 इंटू 10 टू रेज पावर -10। अब 10 टू रेज पावर -10 मीटर जो है
इस रेंज में, इस ऑर्डर में हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे भी होती है। तो इसका मतलब है माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वेव प्रॉपर्टीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं, वेव प्रॉपर्टीज जो हैं रिवील होती हैं। मैक्रो पार्टिकल्स के लिए बहरहाल वेव प्रॉपर्टीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर बात की जाए तो सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी, हमसे पूछा जा सकता है दो पार्टिकल स्टेटमेंट में मेंशन कर दे। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल अल्फा है, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है। कहता है दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, दोनों के लैम्डास की रेशो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर दो पार्टिकल सेम मोमेंटम से मूव करें तो उनके लैम्डास की रेशो हमेशा क्या होगी, इट विल बी 1। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास आती है, रेशो ऑफ लैम्डा ही पूछी हुई है। अब उसने क्या मेंशन किया है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करें तो इसी वाले रिलेशन को बेसिक को सिंप्लीफाई किया हुआ है, हमारे पास शॉर्टकट बनता है लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू m2 ओवर m1। m2 इज व्हाट, इट इज द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो वेवलेंथ की रेशो यहाँ पे किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक पार्टिकल प्रोटॉन है, उसका मास mp है, दूसरा पार्टिकल मेरे पास जो है वो क्या है, इट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के अंदर चूंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका अगर टोटल मास में बात करूं तो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास ऑलमोस्ट जो है प्रोटॉन के बराबर है, तो अल्फा पार्टिकल का टोटल जो मास आ जाएगा 4 mp आ जाएगा। अब अगर मैं रेशो यहाँ से कैलकुलेट करूँ लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, तो मेरे पास आएगा 4 mp डिवाइडेड बाय mp, mp से कैंसिल, तो रेशो मेरे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कहता है एक बॉल जो है उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, स्ट्रेट अपवर्ड उसको अर्थ के साथ 90 डिग्री एंगल पे थ्रो किया गया है। तो उस केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा लैम्डा वेवलेंथ जो है वो लॉन्चिंग पॉइंट पे, और वेवलेंथ की वैल्यू हिटिंग पॉइंट पे याद रखिएगा मिनिमम होगी। वजह बड़ी सिंपल है, लॉन्चिंग और हिटिंग पॉइंट पे स्पीड जो होगी उस बॉल की वो मैक्सिमम होगी। अब अगर स्पीड का रिलेशन हम वेवलेंथ से देखें तो स्पीड का रिलेशन वेवलेंथ से इनवर्स है, तो स्टार्टिंग और हिटिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगी। और अगर पीक वाले पॉइंट पे बात की जाए तो पीक वाले पॉइंट पे वेलोसिटी अमूमन 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होने पे वेवलेंथ की वैल्यू जो है मैथमेटिकली क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब वो बॉल जो है पीक वाले पॉइंट पे पहुंचती है। हाँ, अगर हमें यहाँ पे बात की जाए एक प्रोजेक्टाइल बॉडी की, तो एक प्रोजेक्टाइल बॉडी को अगर थ्रो किया जाए किसी एंगल पे तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर पीक पॉइंट को एनालाइज किया जाए, ये वाली बात वहां पे भी ट्रू होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी स्टार्टिंग और हिटिंग पॉइंट पे। अगर बात की जाए हम पीक वाले पॉइंट पे, तो प्रोजेक्टाइल के केस में पीक वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जो है उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो नेट वेलोसिटी जो होती है वो बराबर हो जाती है वाई कंपोनेंट के, और ये वेलोसिटी की होती है मिनिमम वैल्यू। तो जब वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में पीक पॉइंट पे, तो वहां पे वेवलेंथ की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास क्या भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बनी, इट इज कि लैम्डा एट पीक पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हुआ करेगा, लैम्डा एट स्टार्टिंग एंड हिटिंग पॉइंट जो है मिनिमम हुआ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था उसके बारे में कन्विंसिंग एविडेंस जो था वो दिया गया था बाय डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया था बाय निकल क्रिस्टल। उनके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आया था हमारे पास उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, वी को उन्होंने रिप्लेस किया और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बना लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर स्क्वायर रूट 2m इंटू वी इंटू ई। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ये कैपिटल वी जो है इट इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेलरेट करवाया गया था। और ये वी की अगर बात की जाए तो वी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को हम फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एच ओवर स्क्वायर रूट 2m और वी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड देख लेते हैं। डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया था बाय वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट, और उन्होंने
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेरिमेंटल जो उनका फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, दैट टर्न्ड आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने यही वाली इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो ब्रैग्स इक्वेशन से कैलकुलेट की। ब्रैग इक्वेशन में उन्होंने जो चीज़ें ली थी, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो लिया था वो 1 था, थीटा की वैल्यू जो स्कैटरिंग एंगल था वो 65 डिग्री था, या ग्लैंसिंग एंगल जो था वो 65 डिग्री था, और निकल की क्रिस्टल के लिए जो स्पेसिंग थी एडजेसेंट लेयर्स ऑफ एटम्स के दरमियान उसकी वैल्यू जो है 0.91 इंटू 10⁻⁻10 थी। ये सारी वैल्यूज उन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन में पुट की थी, दैट वाज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने पे वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड थी वो वेवलेंथ और उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो था वो दोनों मैच कर रहे थे। अब इसको हमने जो है इसमें जस्ट क्या याद करना है, इस वाले टाइप ऑफ इसमें इस वाले हमारे पास जो डाटा बैंक है इसमें हम याद कर सकते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया गया था एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ और जो कैलकुलेटेड वेवलेंथ थी वो वाली वैल्यू, डी की वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए, और थीटा और एम की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, दैट इज पार्टिकल्स को अगर एक्सेलरेट किया जाए विद द सेम पोटेंशियल थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल्स को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करने का शॉर्टकट फार्मूला क्या है। ये फार्मूला ऑब्वियसली यहाँ से ही बना है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला है λ1/λ2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशियो ऑफ चार्जेस। तो अगर एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन है, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम स्टैट्स यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफिकेशन रेशियो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी पार्टिकल्स मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हों तो उस केस में हमारे पास शॉर्टकट क्या है वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करने का, दैट इज स्क्वायर रूट m2/m1। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। फर्स्ट एमसीक्यू इज एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टूडेंट्स एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल से। इफ देयर मैसेज आर me एंड mp रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स हमसे रेशियो ऑफ वेवलेंथ पूछी गई है, जबकि हमें दिया गया है सेम पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया है। तो अगर सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कैलकुलेशन का वो फॉर्मूला हमारे पास शॉर्टकट ये वाला था। इस फॉर्मूले को अगर यूज किया जाए तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, हमारे पास यहाँ पे आएगा λ1/λ2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m2 इंटू q2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू q1। अब हमें उसने पूछा है रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ रेशियो विद प्रोटॉन की वेवलेंथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 वाली जो टर्म्स हैं वो यूज कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाली सबस्क्रिप्ट्स यूज कर लेते हैं प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा mp इंटू आ जाएगा प्रोटॉन का चार्ज e के बराबर होता है डिवाइडेड बाय m1 की जगह me आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों E कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे डेल्टा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्क क्या आया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन का मैस हम अगर ले लें mp और इसका चार्ज अगर ले लें E, तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल का मैस क्या आएगा 4mp आएगा। और अगर हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2e चार्ज होता है। अब ये वाली वैल्यूज अगेन उसी फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, हमारे पास आएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू m2, जो कि m2 वाली बटे वाली टर्म है, ये वाली टर्म्स हैं ये हमने अल्फा के लिए यूज की। तो यहाँ पे आएगा 4mp मतलब अल्फा पार्टिकल का मैस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मैस इनटू क्या आ जाएगा प्रोटॉन का चार्ज। ई से कैंसिल हो जाएगा, एमपी से कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, तो रेशो क्या आएगी 2
और ये वाला 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा, तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 2 रेशो 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल हैव सेम एनर्जी, स्टूडेंट सारों की एनर्जी उसने कहा है सेम है, विच वन विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो एनर्जी जब सेम होती है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब उसने बोला काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की क्या है, सेम है। तो लैम्डा का रिलेशन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो लैम्डा का मैस के साथ रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस। तो जिस पार्टिकल का मैस सबसे ज्यादा होगा उसकी लैम्डा सबसे कम होगी। तो चूंकि यहाँ पे जो गिवन पार्टिकल्स हैं इनमें सबसे हैवी पार्टिकल अल्फा है, तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ फिर क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। हाँ अगर पूछा जाता है यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उस पार्टिकल की होनी थी जिसका मैस सबसे कम है। यहाँ पे मैस सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो उस केस में आंसर आ जाना था इलेक्ट्रॉन। So that is all from this lecture. Thank you very much. For further practice, please consult STEP practice book.